जी। चलिए नमस्कार। कल हमने पढ़ाई की थी डाइजेशन सिस्टम में अमाशय के तक पढ़ाई किया था हमने। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था कि अमाशय में भीतरी हिस्से में एक गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक जूस निकलता है। जैसे हम मुंह में खाना लेते हैं और जीभ को घुमाते हैं तो उससे लार निकलता है, वैसे ही जब अमाशय में खाना जाता है तो उसके भीतरी हिस्से से एक लार टाइप गैस्ट्रिक जूस निकलता है जो बेसिकली एसिड होता है। तो वो खाने को चर्न करने में, विघटित करने में, टुकड़े टुकड़े करने में बहुत हेल्पफुल होता है और विघटित करके उसमें चिकनाई और तरलता इतना ला देता है कि वो फिर छोटी आंत में कन्वर्ट होने के लिए, मतलब ट्रांसफर होने के लिए रेडी हो जाता है। यहां तक हमने पढ़ा था। अब उसके बाद हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत। छोटी आंत क्या होता है, कैसे काम करता है, उस पे आज हम चर्चा करेंगे, उसकी डिटेलिंग करेंगे। अपना पेन कॉपी आप तैयार कर लें ताकि कुछ चीजें हैं जो लिखनी पड़ेगी आपको। छोटी आंत की जो लंबाई है लगभग 5 से 6 मीटर का होता है। इसे कुंडलित नलिका भी कहते हैं, जो अमाशय के पाइलोरिक स्प्रिंटर से प्रारंभ होकर बड़ी आंत की इलियोसिकल वाल्व तक फैली होती है। इसकी लंबाई 5 से 6 मीटर की होती है। ये अमाशय के पाइलोरिक स्प्रिंटर से प्रारंभ होकर बड़ी आंत के इलियोसिकल वाल्व तक फैली होती है। फीमेल की अपेक्षा मेल में ये ज्यादा लंबी होती है। इसके बेसिकली 3 भाग होते हैं। पहला लिखो, ड्यूडिनम। ड्यूडिनम ड्यूडिनम क्या है? छोटी आंत का पहला हिस्सा, पहला भाग होता है, जिसका आकार आप देखोगे तो घोड़े के नाल के बराबर होता है। जैसे घोड़े का नाल होता है ना, वैसे ही इसका आकार होता है। लगभग 25 सेंटीमीटर या 40 इंच इसका लंबा होता है ये, और ये पेनक्रिया को चारों तरफ से घेरे हुए होता है। दूसरा हिस्सा है इसका जेजुनम। जेजुनम छोटी आंत का दूसरा हिस्सा होता है, दूसरा भाग होता है, जो इयोडिनम तथा इलियम से जुड़ा होता है। जो इयोडिनम तथा इलियम से जुड़ा होता है। ये छोटी आंत का 2/3 भाग, जो लगभग 2 मीटर लंबा, ये छोटी आंत का लगभग 2/3 भाग होता है। इसकी लंबाई लगभग 2 मीटर होता है। इसका काम क्या होता है? भोजन का पाचन व अवशोषण करता है। जेजुनम का काम क्या होता है? भोजन का पाचन व अवशोषण। तीसरा होता है इलियम। यह छोटी आंत का अंतिम भाग है, जो 3 मीटर लंबा होता है और इलियोसिकल के पास जाकर इसका अंत होता है। और इलियम से बड़ी आंत में भोजन का प्रवाह पर दूसरा इसका इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? ये भोजन को वापस छोटी आंत में नहीं जाने देता है। ये भोजन को वापस छोटी आंत में नहीं जाने देता है। छोटी आंत के इस हिस्से में एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विलाई। जिसको हम बोलते हैं विलाई।
बिलाई कैसा होता है मैं देखता हूं, अगर मेरे पास ये देखो, इसमें मतलब हेयर की तरह पतले पतले जैसे हेयर होते हैं ना, बाल उससे भी पतले होते हैं। अब इसका काम क्या होता है, ये अवशोषण करता है, ये भी अवशोषण करता है। इस पे हम बाद में आएंगे कि ये क्या अवशोषण करता है लेकिन ये बहुत ही मुख्य कार्य है इसका, जिसपे हम बाद में चर्चा करें। अब ये तो हो गई छोटी आंत की संरचना। इसमें भी जैसे हमने अमाशय में 4 परतें पढ़ी थी, इसमें भी 4 परतें होती हैं। नाम लिख लो आप। पहला पेरिटोनियम, पहली परत का नाम है पेरिटोनियम। दूसरी परत का नाम है पेशीय परत। इसका डिटेल आपने लिखा हुआ, तो इसको मैं फिर से डिटेलिंग नहीं करूंगा। तीसरा है सबम्यूकोसा, सबम्यूकोसा परत। और चौथा है म्यूकोसा परत। अब आप लिख ले छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के प्रमुख कार्य। ये क्या करता है, अमाशय से आए आधा तरल भोजन, अथवा उसे काइम भी बोलते हैं, काइम, का छोटी आंत में क्या किया जाता है, पाचन और अवशोषण। अब कैसे किया जाता है, नंबर 1 में लिखें। छोटी आंत का पाचन, भोजन का पाचन कैसे होता है जो अमाशय से आए हुए भोजन होते हैं, जिसे हम काइम कहते हैं, काइम का पाचन यहां पर किया जाता है। किस तरीके से, कल हमने पढ़ा था, यांत्रिक और रासायनिक विघटन। ठीक है, कल ये इस पे हमने चर्चा किया था, इसका भी डिटेल मैं नहीं करूंगा। यांत्रिक और रासायनिक दोनों क्रिया हमने पढ़ा था, उसमें क्या क्या होता है। इसमें जो आंतरिक भीतरी हिस्सा होता है, उससे एक रस स्रावित होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एसिड, जो कार्बोहाइड्रेट, अम्ल, उस सब को पचाने में का काम करता है। और उसके पश्चात उसको किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को, प्रोटीन को पाचन होने के साथ जो अमीनो अम्ल और वसा, और इसी को जब इन सारी चीजों को पचा देता है तो किस अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, उसका नाम लिख लो, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। सारा पाचन होने के बाद किस में ये कन्वर्ट होता है, वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल। यहां पे छोटी आंत का काम खत्म हो जाता है। अब यहां से इलियम के थ्रू सारी चीजें कहां चली जाती है, बड़ी आंत में। जो छोटी आंत का अंतिम भाग है उसको क्या कहते हैं, इलियम। जो कहां तक चला जाता है उसको कहते हैं राइट इलियक फोसा, राइट इलियक फोसा, जो बड़ी आंत में चला जाता है। इसे इलियोसिकल कपाट भी कहते हैं। कपाट का मतलब क्या होता है, खुलने वाला द्वार। कहते ना आज मंदिर का कपाट खुलेगा, तो खुलने वाले द्वार को क्या कहते हैं, कपाट।
तो इसको हम क्या कहते हैं, इलियोसिकल कपाट, मतलब इलियोस राइट इलियक फोसा जहां जाके एंड होता है और वहां जो ओपन होता है उसको कहते हैं इलियोसिकल वाल्व या हिंदी में इलियोसिकल कपाट। कई दफा आपने सुना होगा बीमारी में कहा जाता है कि इनके बड़ी आंत में इलियोसिकल बल्ब में प्रॉब्लम है। अब इलियोसिकल बल्ब में प्रॉब्लम होने का वजह क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। और जब हम अभी आज पढ़ेंगे कि इलियोसिकल बल्ब में क्या प्रॉब्लम होता है और बड़ी आंत में कुछ डेफिशिएंसी होती है, तो कैसे कहते हैं ना कि मैं फ्रेश होने जाता हूं या जाती हूं तो उसमें ब्लड आता है। आज वो हम समझेंगे, पता चलेगा कि ब्लड क्यों आता है। ठीक है, तो ये कहां जाके खुला, इलियोसिकल वाल्व में, इलियोसिकल कपाट में। और इस प्रकार छोटी आंत से भोजन कहां चला जाता है, बड़ी आंत में। लेकिन वहां से फिर अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो इलियम है वो उस भोजन को छोटी आंत में फिर वापस नहीं आने देता है, वहां गेट बंद हो जाता है। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ते हैं कि बड़ी आंत में पहुंचने के बाद इसका क्या होता है। तो हमने ऊपर क्या पढ़ा, राइट इलियक फोसा में सीकम, जिसका लगभग 1.5 मीटर यानी 5 फीट लंबी नली होती है। छोटी आंत की अपेक्षा ये थोड़ी चौड़ी ज्यादा होती है और छोटी आंत में पचा हुआ भोजन इलियोसिकल वाल्व से होकर बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत को कई दफा डॉक्टर कहते हैं इसके कोलन में प्रॉब्लम है। बड़ी आंत को कोलन भी कहा जाता है। कई रिपोर्ट में आता है इसके कोलन में प्रॉब्लम आया है जी। तो इसका मतलब क्या है, आप समझ लो कि लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है। अब हम आते हैं कि इसमें ये काम कैसे होता है। अब इसमें 4-5 हिस्से हैं, वो पहले नाम लिख लो। अब पहला आरोही कॉलन, पहला असेंडिंग कॉलन, आरोही कॉलन। दूसरा अनुप्रस्थ कॉलन या ट्रांसवर्स कॉलन। तीसरा अवरोही कॉलन। अवरोही कॉलन को डिसेंडिंग कॉलन भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है, सिग्मॉइड कॉलन, सिग्मॉइड कॉलन जिसे मलाशय भी बोलते हैं। सिग्मॉइड कॉलन जिसको हम मलाशय भी बोलते हैं। और लास्ट क्या होता है, गुदीय नली यानी एनल कैनाल, जहां से उत्सर्जन हो जाता है। अब पहला हमने लिखा सीकम, राइट इलियासिक फोसा में स्थित होता है। इसकी लंबाई लगभग 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7.6 सेंटीमीटर होता है। इन सब की डिटेलिंग करने की हमें इतनी जरूरत नहीं है। ये 7 नाम आपने याद रखना है कि हमें ये पता चले कि किस तरह से प्रोसेस होता है। जैसे छोटी आंत में हमने परतों के थ्रू सारे प्रोसीजर हुआ, चूंकि हमें जाके इसकी सर्जरी नहीं करना है तो इसमें इतनी डिटेल जाने की हमें जरूरत नहीं है।
छोटी आंत की तरह जैसे अमाशय में 4 परतें थी, उसी तरह इसमें भी 4 परतें होते हैं, बस जो स्थितियां हैं वो अलग अलग है। अगर अमाशय की 4 परतें आपने लिखी होगी, उसमें सबसे पहले क्या आया था? म्यूकोसा परत। लेकिन जब छोटी आंत में आपने देखा तो पेरिटोरियम था। अब जब बड़ी आंत में आते हैं तो इसमें पहले क्या आता है? म्यूकोसा परत। लिख ले, चारों परत वही है लेकिन उनकी एडजस्टमेंट अलग अलग होती है। बड़ी आंत में पहले नंबर पर म्यूकोसा आएगा, दूसरे नंबर पे सबम्यूकोसा, तीसरे नंबर पे पेशीय परत, और चौथी नंबर पे सिरमी या पेरिटोनियम। परतें सेम होंगी, ठीक है। अब हम आते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का इतनी सारी चीजें हैं, इन सब का काम क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन में क्या काम होता है? ठीक है, देखो, बड़ी आंत में भोजन का पाचन भी होता है और अवशोषण नहीं होता है। सॉरी, ये सारा प्रोसेस छोटी आंत में हो जाता है, बड़ी आंत में नहीं होता। लेकिन छोटी आंत के जो अंतिम हिस्सा है जिसे हम कहते हैं इलियम, और ये जब इलियम सिकल कपाट में आके ओपन पहुंचता है तो यहां भी कुछ पोषक तत्व रह जाते हैं जिसका अवशोषण यहां पर भी सीकम में प्रवेश करने के बाद शुरू हो जाता है, जो कि किस फॉर्म में होता है? तरल, यानी लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो, जिसका अवशोषण यहां भी किया जाता है। अब छोटी आंत में भी अवशोषण होता है, बड़ी आंत में भी अवशोषण होता है। अब यहीं पे मैं कह रहा हूं कि जब बड़ी आंत में, खासकर स्त्रियों में और मेल में, दोनों में क्या, अगर मेल में विटामिन के कम है तथा फोलिक एसिड निर्माण करने वाले जीवाणु कम पाए जाते हैं, इसके वजह से क्या होता है? शरीर में विटामिन के, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन के की कमी हो जाने से कमी हो जाती है। अब अगर विटामिन के की कमी हो गई तो क्या होता है? आंत्रिय रक्तस्राव, उसके अंदर रक्त निकलने लगता है और वही रक्त मल के साथ बाहर आता है। और डॉक्टर क्या रिपोर्ट में लिखता है? फॉलिक एसिड की कमी है। और ये लंबा चलता है तो विटामिन के और फॉलिक एसिड की कमी होने के कारण क्या हो जाता है? पेशेंट एनीमिक, यानी उसको एनीमिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका ब्लड तो सारा निकल रहा है, तो वो एनीमिक हो जाता है। अब देखो, अब आपको कोई बीमार आएगा आपके पास कि जी बवासीर हो गया, ये हो गया, हो फलाना हो गया, अब ब्लड क्यों आ रहा है? अब आपको समझ में आ गया क्यों? क्योंकि उसकी विटामिन के और क्या की कमी है? फॉलिक एसिड। विटामिन के की हेल्प से ही क्या निर्माण होता है? फॉलिक एसिड। अब ये दोनों अगर कम है तो नेचुरली उसके मल में रक्त आएगा ही आएगा। अब उसके मल में रक्त रोकना है तो हमें क्या देना उसको? ऐसे तत्व भोजन में जिससे विटामिन के और फॉलिक एसिड स्ट्रेंथन हो जाए। जब ये दोनों स्ट्रेंथन हो जाए तो क्या होगा? ब्लडिंग अपने आप बंद हो जाएगी। अब नेचुरोपैथी में हम क्या करेंगे समझ में आ गया? उसको ओ डाइट, ओ आहार बताएंगे जिससे विटामिन के और फॉलिक एसिड जल्दी से जल्दी उसके शरीर में बढ़ जाए, तो अपने आप ठीक हो जाएगा। देखो, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ने से कितना फायदा होता है कि ये छोटी छोटी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो बड़ी क्लियर हो जाती है। और अब ये सारी चीजें क्लियर है ना, तो आप एमबीबीएस डॉक्टर से भी भिड़ जाओगे।
उसको बोलोगे ना तो वो भी चक्कर में आ जाएगा, क्योंकि अगर वो मेडिसिन का डॉक्टर है फिर तो आपसे बात ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको खुद ही नहीं मालूम। उसको केवल इतना मालूम है कि ब्लीडिंग हो रही है तो ये दवाई दे दो। इंटरनली उसको ये नहीं मालूम है 100% श्योर। आप रहो, अगर वो मेडिसिन का डॉक्टर है, अगर वो सर्जरी का डॉक्टर होगा, उसमें भी अगर ऑर्थो का होगा तो उसको नहीं मालूम, न्यूरो का होगा तो उसको नहीं मालूम, अगर वो यूरोलॉजी का होगा या गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट होगा, उससे नहीं भिड़ना फिर, ठीक है, क्योंकि उसको सब मालूम होता है। तो ये सारी चीजें हमें बड़े ही समझने की जरूरत होती है। अच्छा, अब हम यहां तक तो आ गए कि बड़ी आंत में इन चीजों की कमी की वजह से क्या होगा, पेशेंट के मल में ब्लड आएगा और वो एनीमिक भी हो सकता है, यानी उसको एनीमिया भी हो सकता है। अब बड़ी आंत में क्या क्या होता है और कैसे हम उस उत्सर्जन की स्थिति तक पहुंचते हैं, उसको हम लिखते हैं। तो पहला लिखो आप अवशोषण, पहला पॉइंट लिखो अवशोषण। अब छोटी आंत से आने वाले अपचित, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है, छोटी से आंत से आने वाले अपचित भोजन, उसमें जो जल, खनिज लवण, विटामिन्स मौजूद होते हैं, उसका बड़ी आंत में पुनः अवशोषण होता है। अब उसमें से जब जल, खनिज लवण, विटामिन्स बड़ी आंत में अवशोषित हो जाता है, तो बचा हुआ चीज मल के रूप में बाहर आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि छोटी आंत में अवशोषण हुआ और वो तरल रूप में इलियम के थ्रू, इलियम सीकम तक बड़ी आंत में आया, यहां ओपन हुआ, वो तरल है, उसमें अभी भी वाटर कंटेंट, खनिज और विटामिन्स हैं। तो बड़ी आंत में उसका प्रोसेस फिर से अवशोषण होता है, वो सारा विटामिन्स, सारा खनिज और सारा चीज अवशोषित कर लिया जाता है और फिर जो बचता है वो मल के रूप में उत्सर्जित होता है। अब बिल्कुल छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब दूसरा लिखिए मल विसर्जन। अब भोजन के अमाशय में पहुंचकर आंतों में, लिखिए एक वर्ड है पेरिस्टेलिसस, पेरिस्टेलिसस। अमाशय में पहुंचकर आंतों में ये पेरिस्टेलिसस का प्रक्रिया आरंभ हो जाता है, जिसके पश्चात जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वो कहां तक पहुंचता है, सीकम तक, और सीकम से पहुंचकर फिर वो मलाशय तक पहुंचता है और फिर हम मल त्याग करते हैं। तो ये प्रोसेस है मल विसर्जन का। अब नेक्स्ट लिखिए विटामिन्स का संश्लेषण करना, विटामिन्स का संश्लेषण करना। अब बड़ी आंत में स्थित बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, फॉलिक अम्ल तथा विटामिन के का निर्माण करते हैं। अब गुड बैक्टीरिया कितना जरूरी है हमारे शरीर के लिए, ये देख लो कि विटामिन्स का संश्लेषण के लिए बड़ी आंत में जो बैक्टीरिया स्थित होते हैं, वो क्या करते हैं, फॉलिक अम्ल तथा विटामिन के का निर्माण करते हैं। अब फॉलिक अम्ल और विटामिन के कितना इंपॉर्टेंट है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब एसिड को कम करना, कहते हैं ना एसिडिटी हो जाती है, तब एसिडिटी क्यों होती है वो भी देखना। अम्लता को कम करना, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अम्लता को कम करना।
अब बड़ी आंत में क्षारीय रस का स्रावन होता है, जो क्या करता है, एसिडिटी को कम करता है और पीएच लेवल के संतुलन को बना के रखता है। अब यहां समझने की क्या बात है कि अगर हमारे शरीर में अल्कलाइन कम होगा तो ये जो हमने अभी पढ़ा कि क्षारीय स्रावित होता है, क्षारीय अम्ल, वो यहां स्रावित नहीं होगा। अगर हमारे शरीर में अल्कलाइन कम होगा तो ये स्रावित नहीं होगा। अब ये स्रावित नहीं होगा तो क्या होगा, एसिडिटी को कौन कंट्रोल करेगा? फिर क्या होगा, ये एसिडिटी कंट्रोल होगा ही नहीं। अब हम क्या कहने लगते हैं, बड़ी एसिडिटी हो गई है जी। अब बड़ी एसिडिटी क्यों हो गई? क्योंकि हमारे शरीर में अल्कलाइन कम हो गया, जिससे वो क्षार स्रावित नहीं हुआ और हमारे अंदर क्या हो गया, एसिडिटी बढ़ गया। अब जैसे एसिडिटी बढ़ा तो क्या हुआ, जब वो क्षार द्रव्य स्रावित नहीं होगा एसिडिटी तो बढ़ गया। एसिडिटी बढ़ते ही हमारा पीएच लेवल का संतुलन बिगड़ जाएगा, और पीएच लेवल का संतुलन बिगड़ गया, एसिडिटी बढ़ गया, तो फिर भगवान मालिक हैं जो हम सब रेंटेक, रेंटाडाइन, पेन 40 और पता नहीं क्या 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 खाते रहते हैं और गलत फहमी में रहते हैं। दिक्कत कहां है वो हम नहीं देख रहे हैं। अब समझ में आ गया दिक्कत? मैडम आप समझ लो। अब नेक्स्ट लिखिए एंटीसेप्टिक। अब इस बड़ी आंत में ही एंटीसेप्टिक होता है, जो पीएच के रूप में सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर शरीर को संक्रमित होने से बचाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपको समझ में आ गया कि छोटी आंत कितना इंपॉर्टेंट है और बड़ी आंत कितना इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमने पढ़ा है ना भी, डाइजेस्टिव सिस्टम, मुंह में खाना खाते हैं और मल विसर्जन तक, इसी प्रोसेस में 80 बीमारी पैदा होते हैं। आपके शरीर में खुजली होती है, क्या होगा, वो क्षारीय द्रव अगर नहीं ठीक से स्रावित होगा बड़ी आंत में तो मल क्या होगा, आंत में ऐसे चिपक जाएगा। जब वो चिपक गया तो क्या होगा, आपकी स्किन में आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है? नहीं सुनाई नहीं आ रहा। सुनाई नहीं आ रहा। अब आवाज तो आनी चाहिए सर, आवाज तो आ रही है। ओके। अब आपका अपना चेक करो, मेरी आवाज तो ठीक है। अब आई आवाज? साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा है। सर हमारा आ रहा है क्या आपको? हाँ हाँ आपका आ रहा है। दूसरे जो है वो कह रहा है कि मेरा आवाज तो क्लियर है। सर क्लियर है आपकी आवाज। चलिए फेसबुक पे फिर देख लीजिएगा। हमने बड़ी आंत कंप्लीट कर दी, कोई बात नहीं। अब नहीं आ रही आवाज? तो हमने छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में पढ़ा है अभी। किस तरह, एक एग्जाम्पल मैंने बताया कि अगर आपके शरीर में खुजली होता है तो क्यों होता है, आपके शरीर में जो एक्जिमा होता है तो क्यों होता है, आपके शरीर में एसिडिटी बनता है तो क्यों बनता है, आपके शरीर में अल्सर हो जाता है, बवासीर हो जाता है, क्यों हो जाता है, आपके शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्यों हो जाता है, आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास क्यों जाना पड़ता है। ये सारी चीजें हमने
समझ लिया है कि ये सारी चीजें क्यों होता है। अब आवाज क्लियर है? नहीं आ रही आवाज? सर साउंड नहीं आ रहा, हम लेफ्ट होके ज्वाइन करते हैं एक बार। हाँ करो, आप करो, मैं वेट कर रहा हूं। आपको समझ में आया जी? जी सर। अभी तक जो पढ़ाया गया वो आपको समझ में आया? जी सर, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है सर आपको। कोई डाउट है जो छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में बताया गया है? जी सर, थोड़ा सा छोटी आंत के बारे में तो पता है, थोड़ा सा बड़ी आंत के बारे में जो है अभी कम जानकारी है। हाँ बताएं क्या। देखो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये लाइव है, एक बार पहले आप वीडियो देखना, ठीक है? जी वीडियो देख के और फिर जो प्रॉब्लम हो वो मेरे से पूछ लेना आप, ठीक है? ठीक है। तो जो प्रॉब्लम होगी ना वो फिर आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है? हाँ जी, अब आ गई आवाज? यस सर। चलिए, तो छोटी आंत और बड़ी आंत को हमने समझ लिया, और हमने ये समझ लिया कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से अगर वो प्रॉपर ना हो तो 80 तरह की बीमारी आपको हो सकती है। अब तो नहीं कहोगे मोमोज खाना है। देखो, खाने की वजह से क्या क्या हो सकता है अब आप समझ गए होगे, और ये एक्जिमा तक जा सकता है, सोराइसिस तक जा सकता है, ये कैंसर तक जा सकता है, ये टीबी तक जा सकता है अगर ये चीजें लंबी रही शरीर में तो। क्योंकि अगर लार्ज इंटेस्टाइन में ये ज्यादा लंबी रहेगी या स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो आपने सुना होगा कि इंटेस्टाइनल टीबी हो गया। क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन में लंबे समय से इन्फेक्शन था और हमने गोली खा खा कर उसको दबाता रहा। हमारे रिपोर्ट में ये आता रहा कि आपका ईएसआर बढ़ गया है, डॉक्टर ने दवाई दे दी, थोड़ा कम हो गया, फिर हम मस्त हो गए। अब वो ईएसआर 2 साल तक बढ़ता रहा, आप दवाई खा के कम करते रहे, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, वो हो गया टीवी। आज की डेट में हर किसी को, बहुत सारे लोगों को टीवी हो जाता है। तो ये सब यही होता है जब हम अपने लाइफ स्टाइल को इग्नोर करते हैं, ठीक है? तो इसको नहीं करना। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लीवर का, और मेरे पास टाइम है 8-9 मिनट का। अब 8-9 मिनट में लीवर कंप्लीट होगा नहीं, ठीक है? और अगर मैंने इसको अनकंप्लीट पढ़ा दिया तो उसका कोई फायदा होगा नहीं। तो लीवर को हम करेंगे मंडे, क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, अगर ये अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया तो उसके बाद और सिस्टम तो होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो नेचुरोपैथी में जो है ना, ये सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम, और हमने रेस्पिरेटरी पढ़ा था, और एक और सिस्टम है। ये 3 सिस्टम अगर आपने ढंग से समझ लिया ना, तो आम तौर पर जितनी बीमारी होती है उसका इलाज आप आराम से कर दोगे। अब आपको अगर समझना होगा तो नेचुरोपैथी में केवल आप ये देख लो कि विटामिन ए से शुरू होकर विटामिन के तक अगर डेफिशिएंसी हो तो क्या क्या करना चाहिए, वो भी आहार शास्त्र में जब हम आएंगे तो पढ़ेंगे उसके बारे में भी। लेकिन अगर आपने ये पता है आपको कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी बिकॉज ऑफ दिस एंड दैट है, और उस डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर ये हम डाइट में शामिल करके कर सकते हैं, बस हो गया, अब आपका ट्रीटमेंट आसान हो गया। तो इसलिए कहा जाता है सबसे पहला काम क्या है? डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस के लिए क्या चाहिए आपको? डीप नॉलेज। अब डीप नॉलेज जब आपको हो गया
तो डायग्नोसिस यानी रोग को पहचानना आसान हो गया। अब रोग को पहचान लिया तो आप उसका ट्रीटमेंट करना क्या है, 2 मिनट का काम है। भाई फॉलिक एसिड किससे बनेगा, विटामिन के किससे बनेगा, उसको दे दो, उसकी मल में जो ब्लड आ रहा है वो बंद हो जाएगा। लेकिन जब मुझे यही नहीं मालूम कि ब्लड आता क्यों है, उसका कारण क्या है, तो मैं तो ऐसे ही मारता रहूंगा ना अंदाजे में। अच्छा ये भी दे दो, ये भी दे दो, यार शायद इसलिए होगा, अच्छा तुम रिपोर्ट करा के ले आओ। अब बताओ अगर आपको ये मालूम है तो किसी रिपोर्ट की जरूरत है क्या, कोई लैब टेस्ट कराने की जरूरत है क्या? कोई आया वो कह रहा मेरे जी फ्रेश होता हूं तो यूरिन वो ब्लड आता है, आपने आंख बंद करके उसको विटामिन के और फॉलिक एसिड वाली चीजें दे दो, 1 हफ्ते में वो आपके पास आएगा, कहेगा जी ब्लीडिंग बंद हो गई। अब उसका आपने 10,000 रुपये लैब टेस्ट के भी बचा दिए, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएगा तो वो पता नहीं कौन सा इंडोस्कोपी करेगा, क्या क्या करेगा, और वो 10-15 हजार रुपये उसका बराबर कर देगा, और उसके बाद वो बताएगा क्या, अच्छा ये गोली खा लो। तो अब आप बिना लैब टेस्ट के डॉक्टर हो गए, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम कल पढ़ेंगे यानी नेक्स्ट क्लास में लीवर के बारे में। लीवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का, और इसका मैं आज इसलिए नहीं किया कि इन 2-3 ऑर्गन को मुझे बहुत डिटेल में समझाना है। अगर ये 2-3 ऑर्गन आपने बहुत, इसके बाद एक किडनी आएगा, ये 3-4 ऑर्गन अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया ना, तो आप नेचुरोपैथिस्ट हो गए, कोई नहीं रोक सकता। और ये समझा नहीं तो आप न्यूरोपैथिस्ट हो जाएंगे नेचुरोपैथिस्ट की जगह। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मंडे आप सबसे फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। सर आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। जी चलो जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।